वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अभी घटना चक्र में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं पहले, और प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया है फ्रेंड्स। जो घटना चक्र का न्यू बुक आया है उसमें सार संग्रह दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सारे प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सभी को आप लोग जरूर देखिएगा, उसका मैं यूट्यूब में प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ शुरू से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स घटना चक्र का मध्यकालीन भारत इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस, फायरमैन, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग जरूर देखिएगा। चलिए तो आज का पहला पॉइंट देखते चलते हैं फ्रेंड्स। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में, और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था, ठीक है। तैमूर लंग है जो कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक था, ठीक है, मंगोल का रहने वाला था। चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट आपका है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिरिज खां था। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था, ठीक है। तो ये सभी देखिए आपका पूछा जाता है कौन सा वंश के कौन संस्थापक थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसे जरूर याद रखिएगा। खिलजी वंश का क्या हो गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है घटोली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, ठीक है, यानी महाराणा सांगा का जीत हुई थी घटोली का युद्ध में। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय में आरंभ किया गया था, ठीक है। गज ए सिकंदरी जो क्या है? नाप का पैमाना है, तो सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में आरंभ किया गया था गज ए सिकंदरी। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, ठीक है। सिकंदर लोदी है जो आपका शहनाई सुनने का बहुत ही शौकीन था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड कि सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी है जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। पूछा जाता है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था फ्रेंड्स, जिसने आगरा शहर की स्थापना किया था, अभी मैंने देखा। अगला पॉइंट आपका कि सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो अनाज पर लगाया जाता था जकात, जिसे संपत्ति कर करते थे, उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अपना चचेरा भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का आपका क्या नाम से पहले जाना जाता था? जौना खां के नाम से जाना था। इसी के स्मृति में इसका चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। तो चलिए, आगरा का सिकंदर लोदी हो गया था संस्थापक आगरा नगर का फ्रेंड्स, और जौनपुर के संस्थापक कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक हो गया। क्यों किया था फिर? तो इसका अपना चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता था, उसकी स्मृति में की थी। तो याद रखिएगा पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए जौनपुर का संस्थापक यहाँ पूछ रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था आपका? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो स्थापना क्या था और संस्थापक अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स तो कौन ने किया था? मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना हो गया था आपका। स्थापना में भी हम लोग देखा फ्रेंड्स कौन थे आपका? फिरोज तुगलक था, और संस्थापक में कौन दे रहा है आपका? मलिक सरवर दे रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था, ठीक है। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम
शासक हुसैन शाह सरकी, सरकी शासक का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और जौनपुर को पुनः किसने? दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। किसने? बहलोल लोदी ने। अगला है फ्रेंड्स आपका इब्राहिम शाह सरकी, 1402 ईस्वी से 40 ईस्वी, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इब्राहिम शाह सरकी था। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण किया था। सिराज ए हिंद की उपाधि किसने धारण किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया था। चलिए ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है फ्रेंड्स? मतलब कि कौन सा शहर है जो भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था? तो जौनपुर है जो भारत का सिराज के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। इनका शासनकाल 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, किनका? तो शाही खां का। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा किसे कहा जाता है। तो कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है शाही खां को, जो जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसकी धार्मिक उदारता, जो आपका शाही खां था, उसका धार्मिक उदार था अकबर के जैसा। ठीक है, इसी कारण से उसकी तुलना मुगल बादशाह के अकबर से की जाती है। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आप इसे याद रखिएगा, शाही खां। ठीक है, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स बुलर झील में जौना लंका यानी जौनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं पर आपका दे देगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबेदीन को कहा जाता है। और ये जैन उल आबेदीन है जो फ्रेंड्स आपका क्या नाम था? इसका शाही खां था। ठीक है, शाही खां इसका नाम था। देखिए शाही खां इनका नाम था और एक कश्मीर पे सिंहासन पर बैठा था, तो ये उपाधि धारण कर करके जैन उल आबेदीन को। तो अक्सर जगह आपको देखने को मिलेगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबेदीन को ही कहा जाता है। तो बुलर झील में जौना लंका और जौनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण भी आपका जैन उल आबेदीन ने किया था, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य, उस राज्य का नाम है, उसका संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड्स, और राजवंश है तो बरार है। ठीक है, बरार राज्य था, इसके संस्थापक कौन था? तो फतेह उल्ला इमाद शाह था और इमादाशाही वंश का था ये। बीजापुर फ्रेंड्स इसका संस्थापक, ये पूछा जाता है, बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है। और कौन सा वंश से संबंधित है? तो आदिल शाही वंश से संबंधित है। अहमदनगर के आपका जो संस्थापक है मलिक अहमद को माना जाता है। और ये आपका किस राजवंश से संबंधित है फ्रेंड्स? तो निजाम शाही राजवंश से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स आपका गोलकुंडा के संस्थापक किसे माना जाता है? कुली कुतुब शाह को माना जाता है और कुतुब शाही वंश से है। बीदर है जो इसका संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? अमीर अली बरीद है और ये बरीद शाही वंश से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब देखिए याद रखिएगा। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुआ राज्य का ये लिस्ट दिया हुआ, उसका संस्थापक और कौन सा राजवंश से जुड़ा हुआ था। इसमें आपका बीजापुर, फिर आपका अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों जो बहुत फेमस है, इसका पूछा जाता है फ्रेंड्स। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर का मलिक अहमद और गोलकुंडा के संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब शाह था। ये पूछा जाता है, सभी याद रख कर लिया, एक नज़र देख लें। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई था फ्रेंड्स, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों, अब विजयनगर साम्राज्य के कितने? 4 राजवंशों, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश एवं अराबिडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का किया था 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य के कितने टोटल हुए थे? 4 राजवंश थे जिन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया था। ये 4 कौन कौन थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराबिडू वंश। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। ठीक है,
बुक्का का जब मृत्यु हो गया फ्रेंड्स, तो उसका बेटा का नाम क्या था, हरिहर द्वितीय था, ठीक है, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि आपका विजयनगर साम्राज्य में हरिहर महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी फ्रेंड्स, तो आपका बुक्का का पुत्र हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में साहित्य की क्लासिक युग से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कृष्णदेव राय का शासनकाल है जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। तो विजयनगर में इनकी जो शासनकाल है किस युग से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो विजयनगर साम्राज्य में इसका जो शासनकाल है साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। किसका, कृष्णदेव राय के शासनकाल को। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बार बार आता है कि नहीं कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो यही आपका हो गया फ्रेंड्स किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में आपका 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। इसमें 2 पॉइंट जो बताए दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था कि किसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे फ्रेंड्स। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स की उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद, ठीक है, ये पूछा जाता है थी। अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है फ्रेंड्स, तो आपका कृष्णदेव राय जी की है, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। ठीक है, तो अमुक्तमाल्यद क्या है, तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है, जिसकी रचना किसने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए कृष्णदेव राय से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें लिखी हुई है, सब याद रखिएगा। एक तो अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया था। और एक पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस, ठीक है, जो पुर्तगाली यात्री था, तो डोमिंगो पायस है किस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासन में काल में किया था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में किया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। चलिए ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा, किस भाषा में लिखा हुआ है, तुर्की भाषा में। तो इसमें क्या बताया, कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसने बताया था, बाबर ने, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, याद रखें। अगला फ्रेंड्स 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें बहमनी राज्यों की संयुक्त सेना मिलकर करके विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि होयसल राजवंश की राजधानी दारा समुद्र का वर्तमान नाम होलीबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ठीक है, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ था, दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, हलेबीड है। ठीक है, जो कर्नाटक में है। हम्पी के खंडर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, पूछा जाता है हम्पी का खंडर कहाँ है फ्रेंड्स, तो कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हम्पी के खंडर। अगला फ्रेंड्स विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी, ठीक है, विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहा है। जो कृष्णदेव राय था वो क्या था, जैसे कि उस विजयनगर साम्राज्य में 4 शासन किए थे ना, तो उसमें तुल्लु वंश के ये प्रतापी राजा था। पूछा जाता है कृष्णदेव राय, जिसके बारे में बहुत सी अभी हम लोग देखा फ्रेंड्स, इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो जो कृष्णदेव राय थे वो तुल्लु वंश के थे, तुल्लु वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो विट्ठल दास मंदिर का निर्माण है जो किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। ये किस वंश से संबंधित है, तुल्लु वंश से संबंधित, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स
कि प्रशासनिक विभाग एवं इससे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न है। चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। एक साइड में आपका विभाग है फ्रेंड्स, प्रशासनिक विभाग, और इसको किसने प्रारंभ किया था। जैसे आपका है कि दीवान ए मुस्तक राज जो राजस्व विभाग से संबंधित है, किसने आपका इसका शुरुआत किया था, अलादीन खिलजी ने किया था। दीवान ए मुस्तक राज की शुरुआत किसने या संस्थापक कौन था इसका, तो अलादीन खिलजी था। दीवान ए रियासत का संस्थापक कौन था, अलादीन खिलजी। अब ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दीवान ए मुस्तक राज था जो क्या था, राजस्व विभाग से संबंधित था, जिसका संस्थापक कौन था, अलादीन खिलजी। दीवान ए रियासत है जो आपका बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था, अलादीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ऐसे ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट पूछा जाता है, आपका अलादीन खिलजी किया था, जिसके दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता है। दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग था, इसका संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, दीवान ए अमीर कोही का। उसके बाद दीवान ए खैरात दान विभाग था, इसका संस्थापक कौन था, तो फिरोज तुगलक था। उसके बाद में है फ्रेंड्स दीवान ए बंदागन, तो दीवान ए बंदागन इसके संस्थापक कौन था, फिरोज तुगलक था। तो सभी को इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक साइड में आपका दिया हुआ था विभाग और दूसरे में संस्थापक का नाम दिया हुआ था। अब देखिए आपका फ्रेंड्स विभाग व उनकी कार्य विधियाँ। तो दीवान ए अर्ज क्या है, सेना विभाग से संबंधित था, याद रखिएगा। दीवान ए रिसालत है जो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान ए इंसा है जो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए वजारत है जो वित्तीय मामलात से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है कि अलादीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी, ठीक है, इसका शासनकाल था। अलादीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। ठीक है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अलादीन मसूद के सिक्के पर सर्वप्रथम अंकित हुआ था। ठीक है, अलवाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलादीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ये पूछा जाता है अलवाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अलादीन खिलजी ने। कहाँ था, कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। ये पूछा जाता है, एक तो पूछता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था अपने, तो राणा कुंभा ने। किसके उपलक्ष्य में, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चलिए सही सुमेलित है ये सब, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। दोहरा गुबंद शासक किससे संबंधित है, सिकंदर लोदी से। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह से। और आपका जहांगीर महल है जो किससे है, आपका अकबर से। गोल गुम्बद है जो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ठीक है, तो एक साइड में देखिए स्मारक दिया हुआ है, इसमें आपका शासक। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा की शेरशाह से, जहांगीर महल अकबर से, और गोल गुंबद है जो स्मारक किससे संबंधित है, मोहम्मद आदिल शाह से। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए अमीर खुसरो का ही ये नाम है, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। ठीक है, माना जाता है का जन्म 1253 ईस्वी, ठीक है, 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा था। याद रखिए फ्रेंड्स, तोता ए हिंद कहा जाता है, तूती ए हिंद वही है। खुसरो ने स्वयं को, यानी किसे तोती ए हिंद किसे कहा जाता है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, तारीख ए अलवाई जिसको कहते हैं, उसके बाद में आशिका, उसके बाद नूह सिपिहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। ठीक है, इतना ये इसका है जो आपका रचना है, किसका, अमीर खुसरो को। तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स ये सब। अगला पॉइंट को देखें, खुसरो पहला मुसलमान शासक था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। चलिए, खुसरो, अमीर खुसरो पहला शासक था जिसने प्रथम बार भारतीय होने का दावा किया था। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय होने का दावा पहला मुसलमान शासक किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, सबक ए हिंदी या क्या से हिंदुस्तानी शैली का कह सकते हैं उसे, तो इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। कौन, जियाउद्दीन बर्नी ने। संगीत यंत्रों में तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। ये पूछा जाता है कि सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है। ठीक है,
तो आपका इसे अमीर खुसरो को माना जाता है। तो संगीत यंत्रों में तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में हुआ था, यानी किसने किया था, फिर शुरू किया था, तो अमीर खुसरो। याद रखा, तबला तथा सितार का शुरुआत किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथ का प्रणयन किया। किसने, राणा कुंभा ने। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण किस नाम से लिखा है, तो फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। कबीर यहाँ हो गया फ्रेंड्स आपका 1398 से लेकर के कितना 1518 ईस्वी। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख था। अब देखिए कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद हो गए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो कबीर है जो रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे, उसमें से कबीर एक शिष्य थे। तो कबीर के गुरु कौन हो गए, रामानंद हो गए। शबद साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं, पूछा जाता है बार बार, शबद साखी रमैनी किसकी रचना है, तो आपका कबीर का है। गुरु नानक के बारे में आए फ्रेंड्स, गुरु नानक 1469 से 1539 ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी को माना जाता है। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। याद रखिएगा, मीराबाई के बारे में पूछा जाता है कि मीराबाई कौन थे, तो मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। तो रतन सिंह राठौर की पुत्री थी मीराबाई। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित था। पूछा जाता है नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। सुप्रसिद्ध भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। याद रखिएगा, तुलसीदास है जो किसके समकालीन पूछेगा फ्रेंड्स, तो आपका अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। याद रखिएगा तुलसीदास, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर का। ये क्वेश्चन देखिए आपको सीट में मिलता है बार बार, तो याद रखिएगा। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। क्वेश्चन पूछा था रामचरितमानस और विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है फ्रेंड्स। किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा अकबर और जहांगीर के। अगला पॉइंट को, तुक्का राम का काल 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। तुक्का राम का, तुक्का राम वरकरी संप्रदाय से संबंधित ये भी थे। तुक्का राम किससे संबंधित थे फ्रेंड्स, तो आपका वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नामदेव भी था जो आपका वरकरी संप्रदाय से संबंधित था। और भी साथ में तुक्का राम भी है जो आपका किससे था फ्रेंड्स, आपका संबंधित, तो आपका वारकरी संप्रदाय से संबंधित था। उसके बाद है फ्रेंड्स चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसाहक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अबदाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। तो यही पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सूफी संत में, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि चिश्तिया सूफी मत की स्थापना पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत में इसका प्रचार किसने किया था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरुद्दीन मसूद गंज शक्कर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो हजरत बाबा फरुद्दीन मसूद गज शंकर थे। तो इनको किस नाम से जाना था, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं बाबा फरीद थे, याद रखिएगा। उसके बाद में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ये पूछा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कभी 1325 ईस्वी में सॉरी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कितना, तो 7 से अधिक सुल्तानों का राज्यकाल को देखा था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया है जो महबूब ए इलाही सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, सुल्तान उल औलिया मतलब क्या होता है, संतों के राजा। ठीक है ना, संतों के राजा के नाम से निजामुद्दीन औलिया आपका प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुईनुद्दीन कादिर जिलानी थे। कादरी शाखा के, ठीक है, कहाँ के थे, बगदाद के थे। उनका नाम था शेख मुईनुद्दीन कादरी जिलानी, जो कादरी शाखा के संस्थापक थे। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका नक्शबंदी सिलसिले, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण
को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। सूफी शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। सूफी संतों के निवास स्थान को, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानकाह है जो किसके निवास स्थान को कहा जाता है, तो जो सूफी संत के निवास स्थान उसे क्या खानकाह कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी, याद रखिएगा। प्रेम वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया था, रसखान ने किया था। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपका है कि बरहमासा, ठीक है, बरहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, याद रखिएगा। बरहमासा की मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अखरावाट तथा आखिरी कलाम से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए जायसी का ही पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है, ये सभी जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत फेमस सबसे जो फ्रेंड्स आपका पद्मावत है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में यहूदियों प्रांत के बेथलहेम नामक नगर में हुआ था। चलिए ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। देखिए सार संग्रह फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते रहेगा और आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो यहूदिया प्रांत के बेथलहेम नामक नगर में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। चलिए देखिए, ईसाई मान्यता मानते हैं, ईसाई लोग मानते हैं कि ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था उसके बाद तीसरे दिन यह पुनर्जीवित हो गए थे और इसी के जो जीवित हो गए थे इसी के याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ईस्टर त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में, कह सकते हैं उपलक्ष्य में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों में द्वारा मनाया जाता है। चलिए देखिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब ईस्टर त्यौहार है जो पुनर्जीवित हुए जिसके लिए मनाया जाता है, लेकिन गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है गुड फ्राइडे। ठीक है, तो गुड फ्राइडे याद रखिएगा, ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाबर का पूरा नाम जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था। चलिए आगे, बाबर का पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स, तो जहरूद्दीन था, जहरूद्दीन के नाम से जाना जाता था। पूरा नाम जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें आपका बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने इसी युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था फ्रेंड्स पहली बार। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि 17 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। चलिए हम लोग अब मुगल काल में एंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे कि किस युद्ध के बाद है जो आपका मुगल साम्राज्य का नींव पड़ी थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में के बाद ही हुआ था फ्रेंड्स। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके अपने को बादशाह घोषित किया बाबर ने, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। यही देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किस लड़ाई में किया गया था फ्रेंड्स, तो आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा किया गया था। खनवा का युद्ध फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है बार बार, तो खनवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। ये भी पूछा जाता है, याद रखिए, बाबर और राणा सांगा के मध्य में खनवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 में हुआ था। खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। टॉप मोस्ट वीवीआई, जिहाद का नारा है जो किस युद्ध में बाबर के द्वारा दिया गया था, तो खनवा के युद्ध में जो 17 मार्च 1527 में हुआ था फ्रेंड्स, उसी में दिया गया था। याद रखिए, जिहाद का नारा खनवा के युद्ध में। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। जो आपका खनवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में, इसमें आपका राणा सांगा पराजित हुआ था। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स, इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, ठीक है, गाजी मतलब क्या होता है, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। अब याद रखिएगा कि गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण किया था फ्रेंड्स, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो यही आपका हो गया फ्रेंड्स आपका खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, खानवा के युद्ध में जीत मिलने के बाद
बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। घाघरा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 5 मई 1529 को बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था और मोहम्मद लोदी की हार हुई थी। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। ठीक है, एक घाघरा का युद्ध था जो बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन 2 हिंदू राजों का उल्लेख किया उनमें से एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। देखिए बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है फ्रेंड्स? बाबरनामा या तो तुजुक ए बाबरी। उसमें विजयनगर के उसमें हिंदू राज का उल्लेख किया है, 2 हिंदू राज का उल्लेख किया है, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि अकबर ने अब्दुर्रहीम खान खां द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। चलिए याद रखिएगा, अकबर ने अब्दुर्रहीम खान खाना द्वारा, किसके द्वारा? तो अब्दुर्रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। ठीक है, कि अकबर ने करवाया था, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा, यानी शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, यानी कि वहाँ से इसका जान किसने बचाया था? जो चौसा का युद्ध हुआ था तो इसे शेरशाह सूरी ने बुरी तरह पराजित किया था फ्रेंड्स, और जान बचाकर इसे भागना पड़ा था। और युद्ध में निजाम नामक, ठीक कौन सा फ्रेंड्स? इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम के युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध को ही कनौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है, या कनौज का युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। तो 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर निर्वसित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि देखिए आपका इसके पहले हुमायूं जो इसका पहले फ्रेंड्स आपका चौसा का युद्ध हुआ था कितना इसमें? तो 1539 इसमें तो आपका हुमायूं को हार मिली थी। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ जिसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, तो 1540 में हुआ था। तो इसमें भी जो शेरशाह की जीत हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इसमें भी आपका जो हुमायूं कहीं हार हुई थी और विवश होकर इधर एक निर्वासित की भांति इधर उधर उसे भटकना पड़ा था हुमायूं को। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया था। 2 युद्ध में तो आपका इसके हार हुई थी फ्रेंड्स शेरशाह शुरू से। एक कौन कौन था? एक था आपका चौसा की लड़ाई, याद रखिएगा 1539 में हुआ था। 26 जून 1539 इसमें भी इसकी हार हुई थी चौसा के युद्ध में शेरशाह से। और आपका 17 मई 1540 में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद में आपका कह रहा है कि 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजयी ने, सरहिंद के युद्ध के विजयी ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिलाया। ये इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध के बाद में हुमायूं को खोया हुआ राज पुनः मिल गया था। तो याद रखिएगा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी, 22 जून 1555 ईस्वी। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। इसलिए पूछा था कि शेरशाह ने किसने प्रथम शुद्ध सोने सिक्के, सॉरी यहाँ पर सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या था आपका कि शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर, जो पुराना घिसा पिटा सिक्का था उसको समाप्त कर करके शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन शेरशाह ने शुरू करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मध्यकालीन भारत का आपका पार्ट दूसरा था फ्रेंड्स। इसी तरह से सभी मैं धीरे धीरे रिवीजन आप लोगों को करा दूंगा फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।